आज इचलकरंजीमध्ये एक अतिशय महत्त्वाची अशी एक्सपोर्टच्या दिशेनं व्हॅल्यू ॲडिशन चेनच्या दिशेनं पुढे जाण्याच्या संबंधीचं एक कॉन्फरन्स या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे. या कॉन्फरन्समध्ये आपल्या सगळ्यांना मार्गदर्शन करण्याच्यासाठी भारत सरकारच्या टेक्सटाईल कमिशनर आणि सातत्यानं वस्त्रोद्योगाला एक नवी दिशा द्यायला पाहिजे. वस्त्रोद्योग हा अतिशय महत्त्वाचा उद्योग आहे. या उद्योगाची फळं सर्वसामान्यांच्या पर्यंत जाऊन पोहोचायला पाहिजे. यासाठी सातत्यानं कार्यरत राहणाऱ्या आपल्या टेक्सटाईल कमिशन माननीय रूपा रईस मॅडम या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं या ठिकाणी उपस्थित असलेले आमच्या आणखी एक इचलकरंजीच्या नवीन वस्त्रोद्योगामध्ये ज्यांचं पदार्पण होतं त्या सगळ्यांचा ज्यांच्याशी खूप महत्त्वाचा अशा पद्धतीचा संबंध आहे. त्या एक्सपोर्ट मधला एक महत्त्वाचा टप्पा विशेषतः आधुनिक यंत्रसामुग्री याला गव्हर्नमेंटचं टफ रिलेटेड सगळ्या बेनिफिट्स त्यांच्या माध्यमातून मिळतात. त्या माननीय बोर्ड मॅडम व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आपल्या सगळ्यांना परिचित असलेले आणि सातत्यानं त्यांचा आपल्या सगळ्यांना खूप मोठं सहकार्य मिळतं असं आज आपल्या सगळ्यांच्या मध्ये असलेले वर्मा साहेब, त्यांच्यावर आलेले सिंग साहेब, इतर सगळे आलेले सन्माननीय गेस्ट, मंचकावरचे सगळे सहकारी, प्रेडिक्सिंगचे चेअरमन सुनील पाटील, व्हाईस चेअरमन विश्वनाथ अग्रवाल, सगळे वेगवेगळ्या असोसिएशनचे सन्माननीय पदाधिकारी आणि उद्योगातला क्रीम जो आज या ठिकाणी उपस्थित आहे. वस्त्रोद्योग हा कुठल्या दिशेला जगामध्ये चाललाय आणि जायला पाहिजे याच्यासाठी पण खूप मोठं योगदान ज्यांचं आहे असे सगळे उपस्थित असलेले उद्योजक आणि त्यातल्या तर तरुण उद्योजक बंधू भगिनी, पत्रकार मित्र आणि मित्र, खरं म्हणजे खूप आनंद होतो. मी माननीय मॅडमना गेल्या दीड वर्षापासून त्या टेक्सटाईल कमिशनर झाल्यापासून इचलकरंजीला येण्याचं आमंत्रण देत होतो, पण काय ना काय कारणानं ते पुढे जात होतो. पण आज योगायोग आला आणि इचलकरंजीला भेट देण्याच्या संबंधीची इचलकरंजीची औद्योगिक प्रगती बघण्याच्यासाठी मुद्दामून आज मॅडम आपल्यामध्ये आहे. मॅडम, मला सांगायला आनंद आणि अभिमान आहे, आमची इचलकरंजी ही भारतामध्येच नाही तर जगाच्या पाठीवर आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रामध्ये डिसेंट्रलाइज क्षेत्रामधलं वस्त्रोद्योगातलं सगळ्यात प्रमुख केंद्र बनलं. सगळ्यात प्रमुख केंद्र एक नंबरचं टॉप मधलं टॉप कुठलं असेल जिथं हायटेक विविंग आहे, अतिशय चांगलं मशिनरी आहे, चांगले विवर्स आहेत, चांगले ट्रेडर्स आहेत. असं जर गाव कुठलं जर या देशातलं असं जर आज विचारलं तर त्याचं नाव फक्त इचलकरंजी म्हणूनच घ्यावं लागतं अशी परिस्थिती आहे. पण एवढं सगळं एका बाजूला जमेची बाजू आपली असताना आपण मग व्हॅल्यू ॲडिशन चेन मध्ये एक्सपोर्टच्या दिशेनं अजूनही का वेगाने जात नाही हा प्रश्न मॅडमला सातत्यानं पडतो आणि दर वेळेला आमच्या चर्चेमध्ये हा मुद्दा येतो आणि त्यावेळी मला बोलायला लिमिटेशन पडतात. मला मर्यादा आहे. तुमचं गाव इतकं चांगलं आहे, इतकं व्हॅल्यू ॲडिशन चेन मध्ये पुढे गेले, 30-40 लाखाचा एक एअरजेट तुमच्या इथले उद्योजकांनी कितीतरी युनिट राहिले, हजारो रूम शटलने इथं आले, नवीन आले, ब्रँड न्यू आले आणि तरीही मग एक्सपोर्ट मध्ये आपण मागे का हा प्रश्न सगळ्यांना आता अंतर्मुख करायला लावणार आहे. इथं आहेत काही आमचे सहकारी एक्सपोर्ट करणारे बरेच आहेत समोर द्यायचं नाही, पण ते बोटावर मोजण्यासारखे आहे त्यांची स्टेट.
आता आमची अपेक्षा आहे की ते हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकी ती मर्यादित नको. आता बोटं कमी पडायला लागतील. माणसाला सहजासहजी आकडे सांगायला येणार नाही इतके एक्सपोर्टर तयार व्हायला पाहिजे आणि ते आपल्या इचलकरंजीमध्ये अवघड नाही. तुम्हाला आठवत असेल काही वर्षाच्या पूर्वी आपण नाट्यगृहामध्ये असाच एक कार्यक्रम घेतला होता एक्सपोर्टर लोकांचा आणि त्यावेळी बरंच तिथे त्या एक्सपोर्टर लोकांच्या कार्यक्रमाच्या मध्ये चर्चा झाली आणि एक्सपोर्टच्या संबंधीचं काय करता येईल हा प्रश्न त्या ठिकाणी चर्चेला आला. मैडम, हमने इसके पहले एक कार्यक्रम एक्सपोर्ट के लिए लिया था. तब कविता गुप्ता मैडम अपने टेक्सटाइल कमिश्नर होने के पहले डीजीएफटी के एमडी थे. डीजीएफटी के जब एमडी थे तब उन्होंने इचलकरंजी में एक ऐसा ही एक्सपोर्टर प्रमोशन का कार्यक्रम लिया था और तब हमने ये 400-500 लोग उसमें उपस्थित थे. तब उन्होंने इचलकरंजी को एक्सपोर्ट सिटी करके अवार्ड दिया, सिटी को अवार्ड दिया एक्सपोर्ट सिटी करके. और डीजीएफटी का एक कार्यालय यहाँ खोलेंगे और एक्सपोर्ट को बहुत सारी जो लगेगा वो मदद करने का आश्वासन दिया था, लेकिन नहीं हुआ. डीजीएफटी का कार्यालय नहीं आया. एक्सपोर्ट के लिए प्रमोशन जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है वो आज भी है, आज भी चल रही है. आज ज्यादा उसको सपोर्ट करने का प्रयास हो रहा है. लेकिन मैं देख रहा हूँ आपका प्रयास जिस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ाने का चल रहा है वैसा इसके पहले नहीं हुआ था. गवर्नमेंट का भी नहीं हुआ था. गवर्नमेंट भी इतना की नहीं थी, सीरियसली इंटरेस्टेड एक्सपोर्ट के लिए नहीं थी. अभी सीरियस हो रहे हैं गवर्नमेंट, क्योंकि उनको एक्सपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा हमारा देश क्या एक्सपोर्ट कर सकता है और उसका वैल्यू एडिशन कैसा बढ़ेगा ये देखने की आवश्यकता आज महसूस हो रही है. और महसूस हो रही है इसीलिए सर्च चल रहा है कहाँ ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट है. मैं आपको गर्व से बताता हूँ कि 100% सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हो सकता है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही हो सकता है. इतना स्ट्रेंथ हमारी इंडस्ट्री में, इतनी स्ट्रेंथ हमारी इंडस्ट्री में आज है. हमारे एंटरप्रेन्योर्स के उनके बल पे है. लेकिन हमारे एंटरप्रेन्योर्स थोड़े अभी भी जिस तरह से दौड़ना चाहिए वो नहीं दौड़ रहे. अलग अलग कारण है उसके. डीजीएफटी का इधर ऑफिस चाहिए ऐसा नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन डीजीएफटी के कैंप्स लीजिए. हमेशा जो एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसा करना, उसका क्या हम हाल निकाल सकते हैं उसके लिए सोचेंगे. दूसरा मॉडल हमारा प्रॉब्लम इधर जो है वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम. मैं आपको गवर्नमेंट से पैसा नहीं मांगता हूँ यार, बैंक जैसे हमारे एक्सपोर्ट लोगों के लिए कुछ फाइनेंस करो ऐसा हमारी रिक्वेस्ट नहीं है आपको. लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक्सपोर्ट के लिए जो बड़े प्लेयर्स है, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट करके है उनको बुलाया जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट. और जो कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़े बड़े प्लेयर हैं उनको जो चाहिए, मैं अंडरलाइन करो इसको, उनको जो चाहिए वो सुविधा मिलती है. बैंक उनके घर पे जाके उनको पैसा देता है. लेकिन हमारा छोटा एंटरप्रेन्योर्स यदि किसी बैंक में जाएगा और वो यदि बोलेगा कि मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूं, मैं एक्सपोर्टर बनने का मेरे मन में इच्छा है, मैं कर सकता हूं, मेरा क्वालिटी एक्सपोर्ट सभी पैरामीटर्स में ठीक है और बढ़िया विषय बढ़िया हम बनाते हैं. एक्सपोर्ट में 100% वो पास होगा, फिर भी बैंक उनको पैसा एक्सपोर्ट के लिए नहीं देती. तो 3% जो एक्सपोर्ट गारंटी स्कीम में आज बड़े प्लेयर्स को मिलता है वो 3% एनुअल इंटरेस्ट से हमारे एक्सपोर्टर को क्यों नहीं मिलता है? तो मिलना चाहिए. सिडबी का आपने जरूरत दिया, सिडबी का मैं एक बैंक चलाता हूँ मैडम, ये बैंक, लेकिन मुझे भी है सभी मालूम, सिडबी से मैं भी ताल्लुक रखता हूँ, उनसे डायलॉग हमारा होता है. लेकिन प्रयास करने के बाद भी सिडबी का एक भी प्रोजेक्ट इचलकरंजी में नहीं आया. क्यों नहीं आया? क्यों नहीं सपोर्ट मिला उनका? स्कीम है ना, स्कीम है, आपने बताया इतने इतने सारे स्कीम्स है, लेकिन उसके वो स्कीम में कितने इम्प्लीमेंट हुआ ये यदि जानना चाहेंगे आप तो उसका उत्तर 0 आएगा मैडम. मैं बहुत दुख से कहता हूँ ये सभी,
लेकिन फैक्ट आपको कोई ना कोई आप तक पहुंचाना चाहिए, आपको बताना चाहिए। जब डॉक्टर को क्या रोग है पता नहीं चलेगा तो इंजेक्शन कौन सा देना उनको पता नहीं चलेगा। वैसे आज इस इंडस्ट्री में आज क्या चाहिए देखने के लिए आप आए, इसलिए आपको खुली बात हमारा बॉटलनेक कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है, ये बताने की आवश्यकता है। वो मैं बोलूँ पहले हमारा बॉटलनेक था मैडम, बहुत सारा बॉटलनेक था। हमारे इधर उद्योजक बहुत अच्छा कपड़ा बनाते थे। हमारे इधर स्टार्ट में रोटी सी यहाँ से मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुआ। ये एयरजेट आने के पहले, ये शटरलेस रूम आने के पहले रोटी बी और रोटी सी ये रूम आए थे। वो मॉडर्नाइजेशन का कार्यक्रम हमने लिया इचलकरंजी में। देश में सबसे पहला मॉडर्नाइजेशन तब भी इचलकरंजी में हुआ। रोटी बी रूम इचलकरंजी में आए, रोटी सी रूम इचलकरंजी में आए और बहुत बढ़िया क्वालिटी हमारे इधर के एंटरप्रेन्योर्स ने बनाया और वो देश में अच्छा बढ़िया रूम इचलकरंजी में आए। ऐसा तब भी बोलबाला हमारा इचलकरंजी का हो गया था। उसके बाद में गैप बहुत आया। उसके बाद में शटरलेस रूम आया। शटरलेस रूम की आवश्यकता थी। मैंने सोचा कि हमारे गांव क्यों नहीं शटरलेस रूम का हब बन सकता है, शटरलेस सिटी बन सकता है। हमने तय किया 2004 को हमने डीकेटी में सेमिनार लिया और सेमिनार लेके हमने तय किया कि इचलकरंजी को हम शटरलेस सिटी बनाएंगे। हमने बहुत प्रयास किया मैडम, शटरलेस सिटी ऐसी ही नहीं बनी। हम 10 लोग 15 लोगों की मीटिंग लेते थे, उनको खाना देके समझाते थे कि आप शटरलेस ग्रुप हो। हमारे बैंक ने मीटिंग ली, पावर लूम एसोसिएशन ने मीटिंग ली, इंडस्ट्रियल स्टेट ने मीटिंग ली, अलग अलग जो भी एसोसिएशन है उनकी मीटिंग उनके लोगों के लेते थे। 10, 15, 20 लोग होते थे, ज्यादा भीड़ भी नहीं होती थी। उतने लोगों को लेके बैठते थे, उनको बोलते थे कि आप शटरलेस ग्रुप लो। वो फाइनेंस का प्रॉब्लम बोलते थे, हमारे बैंक ने फिर ले लिया। मुझे बहुत आनंद है और अभिमान भी है। इचलकरंजी सिटी को आज शटरलेस सिटी बनाने में कलापना और इचलकरंजी जनता बैंक का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। जितने भी हाईटेक शटरलेस रूम आए हैं उनके फाइनेंस का यदि लिस्टिंग बनाएंगे तो उसमें करीबन 60% अपने बैंक से ही सभी यूनिट्स आए। बहुत हमने उसमें प्रयास करके आज इचलकरंजी शटरलेस सिटी बनाई है। बहुत अच्छे रूम्स आए हैं और कौन से सभी ब्रांडेड है। एक तो सुराकोमा है, टोयोटा अंदर पिकअप, ये सभी 3 ब्रांड के। और अभी इटमा जो चालू हुआ है इटली में उसका कुछ रूम है, लेकिन सभी ब्रांडेड रूम है। एक साइड को ये ब्रांडेड है, दूसरे साइड को इधर मोमिन बैठे हैं मैडम। वो आज प्लेन रूम पे 450 प्लेन रूम को बिक देते हैं। आज के तारीख में प्लेन रूम को उनसे जॉबर करवाना बहुत कठिन काम है, लेकिन 450 लोगों को 450 रूम को उनको जॉबर करके उनको अच्छा मजदूरी देके प्रोडक्शन करवाते हैं और पूरा एक्सपोर्ट चेन में डालते हैं, पूरा वैल्यूएशन चेन में जाता है। मेरी उनकी पहचान ऐसे ही मैं प्रोसेस में बैठा था, उधर आ गए वो और मुझे बोले अन्ना मुझे प्रोसेस करना है प्लेन रूम का कपड़ा। मैंने उनको पूछा आप इचलकरंजी में इतने सारे प्रोसेस आप इधर क्यों आए? उन्होंने बताया मुझे एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करने के लिए आपका ही प्रोसेस आवश्यक है। मैंने बोला आपको जो चाहिए इधर से करवा लो, प्रोसेस आपकी है ऐसा समझ के आप जो चाहिए इधर आप जो मांगो आपको मिलेगा। इधर आपको पूरे प्रायोरिटी में हम करके देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है ये प्रोसेस डालने में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेगा क्लस्टर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने का उद्देश्य ये है कि छोटा आदमी अपना खुद का कपड़ा इधर प्रोसेस करके वो इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहिए। उसका मेन हेतु यही है और ये यदि सफल होता है तो इसका बड़ा दूसरा कोई भी आनंद नहीं होता है। मैंने उनको पूरी जो चाहिए वो मदद करने का आश्वासन दिया। उसके बाद उन्होंने सर्च किया, उनका आना जाना बढ़ गया। अभी वो सोच रहे कहाँ से स्टार्ट करें, जल्दी ही उनका प्लेन रूम का इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट का काम चालू होगा। एक ऐसे वो अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे आज भी मेहनत करने वाले प्लेन रूम पे अच्छा कपड़े
निकालने वाले, डिजाइन का कपड़ा निकालने वाले बहुत सारे लोग इचलकरंजी में हैं। धोबी का डिजाइन बनाने वाले हैं, बुट्टा साड़ी बनाने वाले हैं, एक से एक अलग अलग टाइप का कपड़ा बनाने वाले व्यूअर्स आज इचलकरंजी में हैं। उनके लिए हम वैल्यू एडिशन चेन कहाँ तक लेके जाएंगे, इसकी सोच आज सबसे इम्पोर्टेंट है और इसके लिए आज का ये सेमिनार बहुत उपयुक्त है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। वर्मा साहब, पोल साहब और सिंह साहब, सभी उनकी टीम बाकी से बाहर से भी और भी डिग्नेटरीज यहाँ आए हैं, उन सभी को स्वागत उनका करता हूँ। लेकिन आपको भी एक सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आपका उत्पादन बहुत अच्छा है, बढ़िया है, एक से एक इंटरप्रेन्योर्स आज क्या बनाते हैं मुझे मालूम है, लेकिन इन सब का कपड़ा आज डीम्ड एक्सपोर्ट जाता है, नहीं तो मर्चेंडाइजर के पास जाता है और वो मर्चेंट कोई ना कोई इनका कपड़ा लेके उनके नाम पे एक्सपोर्ट करता है। ये अभी नहीं, अपने नाम से एक्सपोर्ट होने के लिए क्या करना चाहिए उसके लिए सोचना पड़ेगा। ग्रुप्स बनाएंगे। अभी मैं कोडोले साहब को बोला हूँ, डीकेटी में एक 100 लोगों के एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें से शॉर्टलिस्ट करेंगे 50 का, 25 का, और उस ग्रुप को टारगेट देंगे कि आपको कौन सी भी हालत में इतने दिन में इतना एक्सपोर्ट करना है। इम्पॉसिबल नहीं है। आपको ध्यान में होगा कि हमने तय किया था एक्सपोर्ट के लिए अमेरिका जाने के लिए, उधर हमने प्लान करके 18-20 लोगों का हमने वीजा तक हम गए थे, उधर से एम्बेसी की मदद लेके उधर बायर सेलर मीट कैसा करना उसका भी प्लान हमने किया था, लेकिन कुछ कारण से वो रुक गए। लेकिन वो बात हमने मैडम को बोली है, उन्होंने कहा है कि आपको जो चाहिए गवर्नमेंट मदद करेगी, आप प्लान कीजिए आपका कपड़ा कैसा बाहर जा सकता है, उसके लिए जो चाहिए वो हम करेंगे। मैडम, सबसे बड़ा बॉटलनेक हमारे इंडस्ट्री में था, उसका एक अच्छा प्रोसेस और सीजन चाहिए, और मेगा क्लस्टर में हमने सबसे प्रायोरिटी दिया उस प्रोसेस को। साइजिंग यूनिट भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। जो हाईटेक रूम्स आ रहे हैं उसकी स्पीड आज 1300-1400 तक आरपीएम गया है हाईटेक रूम का। जो 1300-1400 तक आरपीएम जाता है उसका, तब ये पुरानी साइजिंग में ये चलता ही नहीं था। ये रूम 300-400 आरपीएम में भी वो रूम उतना सभी समाधानकारक नहीं चलता था। तो ये स्पीड में तो उसका चलने का सवाल ही नहीं था। इसीलिए अच्छा साइजिंग इधर लाने का प्रयास हमने किया। गांव में बहुत अच्छे साइजिंग आए, अच्छे लोगों ने बहुत बढ़िया साइजिंग डाला है। काल मायर जैसा बढ़िया साइजिंग इधर आए हैं, पेनिंगर के साइजिंग है, एक से एक साइजिंग है। अभी व्यूवर्स भी बहुत अच्छे रूम्स ला के इधर उनका प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारा काम आगे, अभी ये एक्सपोर्ट कैसा करना है, एक्सपोर्ट डायरेक्ट फैब्रिक करना, क्या उसको वैल्यू एडिशन और एक क्षेत्र में आगे जाके गारमेंट करना, ये दूसरा एक सवाल आता है। मैडम, हमने इचलकरंजी में गारमेंट का भी कल्चर तैयार किया है। गारमेंट ट्रेनिंग सेंटर हमारे डीकेटी ने चलाया, नगर पालिका ने चलाया। हम महिलाओं को स्टाइपेंड देके उनको ट्रेनिंग दिया, स्टाइपेंड देके ट्रेनिंग दिया। 4,500 महिलाओं की लिस्ट है हमारे पास जिनको हमने ट्रेनिंग दिया। 4 महीना उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम था, 4 महीने उनको महीने का स्टाइपेंड दिया जाता था। उनको ट्रेन करके उनको जहां भी आवश्यकता है वो गारमेंट इंडस्ट्री में उनको भेजा जाता था। इचलकरंजी में आज ये सभी कारण, इसके कारण आज इचलकरंजी में कम से कम 8-10 हजार महिलाएं आज गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रही है। इचलकरंजी यानी अराउंड इचलकरंजी। मैडम, इस सबका परिणाम इतना अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। बीच में एक सर्वे आया था, माझा टीवी चैनल ने सर्वे किया था बहुत 1-2 साल पहले, और उस सर्वे का हेडिंग ऐसा था, जिस गांव में सब लोगों को काम मिलता है, जो मांगता है उसी को काम मिलता है, ऐसे गांव इस देश में कौन से है, उसकी टॉप लिस्ट से उन्होंने निकालने का प्रयास किया था। मैडम, उसमें जिसको मांगेगा उसको काम करने मिलने वाला पहला सिटी सूरत था, और दूसरा सिटी इचलकरंजी था मैडम, जहां हर एक को काम मिलता है, जो करना चाहेगा उसको काम मिलता है। ऐसा इधर कोई भी बैठ के खाना खाने वाला नहीं है, हर एक को कुछ ना कुछ काम चाहिए होता है और उसको काम मिलता ही है। ऐसा हमारे गाँव।
मैडम पर कैपिटा इनकम में आपको इचलकरंजी का इतिहास बताओ। पर कैपिटा इनकम हमारा सिटी का आज भी 3 लाख हमारा इधर पॉपुलेशन है, लेकिन भारत सरकार के 5 लाख के अंदर के जितने भी सिटी आज देश में, 5 लाख के अंदर में जितने भी सिटी आज इंडिया में है, उस सभी में पर कैपिटा हाईएस्ट इनकम दर कौन से गांव का है, तो उसमें हमारा इचलकरंजी का नंबर 1। बिकॉज ऑफ ये सभी हर एक कुछ ना कुछ काम करता है, उसके लिए उन सभी का योगदान है, इसीलिए पर कैपिटा इनकम हमारा बढ़ गया 1,70,000 रुपए पर कैपिटा इनकम हमारे गांव। बहुत बढ़िया हमारे इधर का कल्चर है, काम सभी करते हैं, अपने अपने हिसाब से आगे जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे हार्ड वर्कर वालों का गांव, हमें काम करने में कुछ आगे पीछे हम नहीं देखते, रात दिन हम काम करते हैं। हमारा कल्चर 24 घंटा काम करता है। हम पर कैपिटा ज्यादा है इसलिए कि हम बढ़ाए लेके हमारे इंडस्ट्री में काम नहीं चलता है मैडम। इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रात कब होता है, सुबह कब होता है, किसी को मालूम नहीं होता है। 24 घंटा इंडस्ट्री में जुड़ा रहना पड़ता है, तभी ये इंडस्ट्री चलती है। और ऐसा कल्चर है, इसीलिए इंडस्ट्री आज टॉप पे है हमारे इचलकरंजी। मैं चाहता हूँ कि ये टॉप वाली इचलकरंजी इंटरनेशनल मार्केट में भी टॉप होना चाहिए। मेरा सपना है कि इचलकरंजी आने वाले 4 साल, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं मानता, आने वाले 4 साल में इचलकरंजी का एक्सपोर्ट कम से कम 10,000 करोड़ रुपए हम करके दिखाएंगे 4 साल। वो इम्पॉसिबल नहीं है, खाली सबने तय करने की उसमें आवश्यकता है। सबने डिसाइड करना चाहिए कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक स्लोगन सभी के मन में बैठना चाहिए कि हमको एक्सपोर्ट करना है, बाकी कुछ भी नहीं। हम एक्सपोर्ट क्वालिटी का आज कपड़ा निकालते हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी क्या है, हम कपड़ा आज एक्सपोर्ट क्वालिटी का निकालते। जो इंटरनेशनल जो सीलिंग का नॉर्म है, उसमें जितने भी टैगिंग लगना चाहिए उसके भी अंदर आ जाना। हमारा जितना भी जैसे भी आप टेस्ट करवा दो कपड़ा, हमारा कपड़ा टकाटक आता है, बहुत अच्छा आता है, लेकिन हमारा अभी तक एक्सपोर्ट का कल्चर नहीं बना। हमारा कुछ ना कुछ डिस्कशन की आवश्यकता है, हमारा एक दूसरे को प्रमोट करके प्रमोशन करने की आवश्यकता है। बैंक फाइनेंस कहाँ रुक गया तो उसको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट अपने साथ है, ये विश्वास देने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट यदि हमारे साथ नहीं है, ये इनके मन में बैठ गया तो हम कितना भी दबाएंगे वो नहीं आगे जाएंगे। उनको ये विश्वास होना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ दिक्कतें आ गई तो गवर्नमेंट हमारे साथ है, कुछ भी करके हमें ये संभालेगी, ऐसा विश्वास उनको। मैं आपसे कुछ इनको गारंटी नहीं मांगता हूँ, पैसा नहीं मांगता हूँ, सब्सिडी नहीं मांगता हूँ, लेकिन एक कहूंगा, यदि आपको रियली एक्सपोर्ट बढ़ाना है और आज भी कितने भी प्रयास करके, चाहे तक दो, बाकी के इंसेंटिव दो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भर भर के दिया है गवर्नमेंट ने। तब में कौन लिया सबसे ज्यादा मैडम? सबसे ज्यादा फायदा तब में किसका हुआ? बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप का फायदा हुआ, कॉर्पोरेट सेक्टर का फायदा हुआ। हमारे छोटे छोटे पावर लूम व्यूवर्स को कितना परसेंट उस टफ का बेनिफिट आया है, मैंने परसेंटेज आपके ऑफिस में बैठ के मैंने निकाला है, वो 6.3% आया है। 6.3% ओनली इन 100% का स्टेक हमारा पावर लूम का है, जो 62% प्रोडक्शन कपड़े का करता है। हमारा प्रोडक्शन 62% है पावर लूम का, लेकिन हमारा जो भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट का आता है 100% में हमारा 6.3 यदि हमारा स्टेक है, तो फिर क्या लगना चाहिए इन सभी लोगों को? इन सभी लोगों की अपेक्षा हमको आप ज्यादा मत दीजिए, लेकिन हमारा जो हक है उतना तो दीजिए, जो देना चाहिए उतना तो मिलना चाहिए। मैडम को अभी उनको पूरा मालूम है, आप देख लीजिए आ जाने के बाद, आप टैली करवाइए। हजारों करोड़ एक एंटरप्रेन्योर लेके गया और हमारा इधर का एक 50,000 60,000 के लिए हमारे जिला के 10 दफा आगे जाते हैं। ये है, ये तो स्ट्रेंथ है वो कॉर्पोरेट सेक्टर की। हमारे स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि हम डिसेंट्रलाइज में, हम छोटे हैं, बहुत गरीब एंटरप्रेन्योर्स हैं, इसीलिए हमारे
हमारे दौड़ वहां तक नहीं होती, लेकिन हम अभी संगठित हो रहे हैं। अब अभी हम अभी छोड़ेंगे नहीं, गवर्नमेंट को भी नहीं छोड़ेंगे मैडम, आपके पीछे बढ़ेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक्सपोर्ट में जहां जहां दिक्कतें आती है वो सॉल्व करो करके आपके सामने आके बैठेंगे। हमें जो भी सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट करो करके आपके सामने आके बैठेंगे। मेरी दूसरी कुछ भी अपेक्षा नहीं है, जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको सपोर्ट करो। हम सभी के लिए कुछ भी नहीं मांगेंगे, लेकिन एक मांगेंगे कि हम हमारे बलबूते से हम वर्किंग कैपिटल रेज करेंगे। मैंने आपको रिक्वेस्ट किया, गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ उसको सपोर्ट करो। आपने कहा कि ये स्कीम्स है, गवर्नमेंट गारंटी पे पैसा मिलता है, इधर इतने बड़े एंटरप्रेन्योर्स है। मैं सभी को पूछता हूँ, गवर्नमेंट गारंटी से वर्किंग कैपिटल किसी को मिला है तो उन्होंने हाथ ऊपर करना, नहीं मिला है वो उसने हाथ ऊपर करना, जिसको नहीं मिला है वो उसको। इसका क्या उत्तर है? आपको बोलना है मैडम, हम सुनने के लिए एंग्जियस है। हम पॉजिटिव एंगल से मैं ये प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, आपको टीका करने के लिए नहीं, आपको आपके इधर उंगली उठाने के लिए नहीं। हम खाली इतने ही हैं, मेरा कहने का मतलब कि ये लोग करना चाहते हैं लेकिन उनके पास उनके तक स्कीम्स नहीं जाती है, उनको बेनिफिट्स नहीं मिलता है, इसलिए नहीं कर पाते। यदि आप कहेंगे कि आप 12% से लो इंटरेस्ट, कहाँ से भी लो पैसा, हम आपको जो इंटरेस्ट आपको लगेगा 12% इंटरेस्ट वर्किंग कैपिटल पे लगेगा। यदि आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको 3% से आपको पैसा मिलना चाहिए, ये तो रूल है और बैंक का देता भी है, लेकिन अपने को नहीं मिलता है, वो मिल सेक्टर को मिलता है। ये फर्क है। आप छोटे एंटरप्रेन्योर है, आपको नहीं मिलेगा, जो बड़े एंटरप्रेन्योर है, जो भाग देने वाले हैं, उनको ही पैसा मिलेगा। ये स्थिति है आज। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को आप 3% से आप पैसा मत दीजिए। एक कंडीशन डाली कि हर साल इतना आपको एक करोड़ रुपए का जिसका भी एक्सपोर्ट है उसको 5% हम इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे, इतना डाला है, आप अलाउंस कीजिए। देखो एक साल में 1,000 बढ़ता जाता है कि नहीं एक्सपोर्ट। इंटरेस्ट सब्सिडी आप कुछ भी मत कीजिए, आप देते नहीं है, लेकिन मांगने मेरा काम, आप देते नहीं है, मुझे मालूम है आप देने वाले नहीं है, बिल्कुल कुछ भी देने वाले नहीं है, लेकिन हम हमारे मजबूत है, हम हमारे बल पे आके जाए, वो भी आपको विश्वास देता हूँ। आपने कुछ नहीं दिया इसलिए हम यही रुकेंगे, ऐसा नहीं। हम एक्सपोर्ट करके दिखाएंगे, हम एक्सपोर्ट जरूर करेंगे। हमारे इधर आगे बैठे वाले में से कम 50-60 लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं इधर बैठे हुए, और बाकी के जो आए हैं इसमें और भी 50-60% लोग डीम्ड एक्सपोर्ट वाले, जो डायरेक्ट नहीं करते, उनका कपड़ा एक्सपोर्ट का बनता है, वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं, मर्चेंडाइजर के थ्रू करते हैं, दलाल के थ्रू करते हैं, लेकिन अल्टीमेट लास्ट में उनका कपड़ा एक्सपोर्ट पे जाता है। अभी एक्सपोर्ट माधव तुम्हाला सांगना है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी आपको एक्सपोर्ट सिटी बनाने का एक तय करेंगे सभी मिलकर। अभी 2-4 दिन में दिवाली है, आने वाली दिवाली तक हम प्रयास करेंगे कि पहले साल में हम 1,000 करोड़ का टारगेट रखें, 1,000 करोड़ का टारगेट आने वाले दिवाली तक रखेंगे। और मैं आपको ये विश्वास देता हूँ मैडम के सामने, डिसेंट्रलाइज क्षेत्र के सभी व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि इचलकरंजी पावरलूम मेगा क्लस्टर में जो प्रोसेस हाउस बना है, वहां आपका जो कपड़ा आता है आएगा तो आपको प्रायोरिटी से, और जो इंटरनेशनल मार्केट में हम बड़े बड़े ग्रुप से जो पैसा जॉब लेते हैं उससे 10% सस्ता आपको जॉब करके दूंगा, और प्रायोरिटी से आपका कपड़ा होगा। आप खुद का एक्सपोर्ट करो, आप खुद का एक्सपोर्ट करना चालू करो। मैं इतना कंडीशन रखूंगा कि उधर जिसको कंसेशन चाहिए 10% का, उसको एक्सपोर्ट करना है, उसको आगे जाना है, वो इधर के इधर घूम के इधर गांव में कपड़ा बेचना नहीं। आपको इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो चाहिए करो, उसके लिए भी सपोर्ट करेंगे। मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बातें बहुत सारी कहने जैसे है, तो ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा
कि आपको सभी प्रॉब्लम्स मालूम है, आप प्रॉब्लम हल करने के लिए आपकी मनस्थिति बहुत अच्छी है। मैं जानता हूँ, मैं जब से देख रहा हूँ कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छा चलने के लिए, खासकर पावरलूम इंडस्ट्री जो आज 62% आज भी प्रोडक्शन इस देश में कपड़े का करती है, वो डोमेस्टिक मार्केट हो एक्सपोर्ट में हो, बहुत बड़ा प्रोडक्शन अपना है, लेकिन हम हमारे नाम से नहीं करते, वो अब हमारे नाम से करने के लिए प्रयास करेंगे। उसमें जो भी दिक्कतें आते हैं सॉल्व करने के लिए कमेटी करेंगे। एक्सपोर्टर लोगों को जिनको अनुभव है, ऐसे लोगों का एक ग्रुप बना के उनका गाइडेंस लेके आगे जाने का प्रयास करेंगे। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कुछ एक्सपोर्टर्स है, बाकी जो इंडस्ट्री में कुछ है, कुछ ट्रेडर्स है, सभी की मदद लेंगे। और इचलकरंजी एक्सपोर्ट सिटी अभी शटल सिटी बन गई, जैसा तिरुपुर में नीट फैब्रिक का नाम लेंगे, आज भी इंडिया में नीट फैब्रिक में एक्सपोर्ट के लिए तिरुपुर का नाम लिया जाता है, वैसे आज इचलकरंजी का नाम शटललेस लूम का सिटी ऐसा हो गया है। अब ये नाम बदल के एक्सपोर्ट सिटी बनाने के लिए हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। उसके लिए जो चाहिए वो प्रयास करने का हम प्रयत्न करके वो करके दिखाएंगे। इतनी ही आप सभी की ओर से अपेक्षा करता हूँ, और मैडम को भी मैं एश्योरेंस देता हूँ कि ये सभी हो जाएगा, हम करके दिखाएंगे, लेकिन हमें रोको मत, इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूँ।